नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, हमारा मोबाइल फोन। हम्म। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस तरह से हम अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य, खासकर अवसाद यानी डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में शायद कुछ बता सकता है? बिल्कुल। और ये जो पूरी बात है ना, ये हवा में नहीं है। ये एक बाकायदा साइंटिफिक स्टडी पर आधारित है। उसका नाम थोड़ा टेक्निकल है। दैनिक जीवन व्यवहार में अवसादग्रस्तता लक्षण गंभीरता के मोबाइल फोन सेंसर सहसंबंध, एक खोजपूर्ण अध्ययन। बाप रे, काफी भारी नाम है। हाँ है तो। लेकिन आसान भाषा में कहें तो रिसर्चर्स ये जानना चाहते थे कि भाई हमारे फोन में जो सेंसर लगे होते हैं ना, जैसे जीपीएस वगैरह, हाँ हाँ। और हम फोन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितनी देर, कितनी बार, क्या इस सबसे ये अंदाजा लग सकता है कि किसी में डिप्रेशन के लक्षण कितने गंभीर हैं? अच्छा, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे विश्लेषण को, इस पूरी स्टडी को ठीक से समझें। सही। हम ये जानेंगे कि हमारे फोन से इकट्ठा हुआ डेटा, जैसे हम कहाँ-कहाँ जाते हैं, कितनी देर फोन यूज करते हैं, इसका डिप्रेशन के लक्षणों की गंभीरता से क्या और कैसा रिश्ता हो सकता है। बिल्कुल। रिसर्चर्स ने क्या पाया और उसके मायने क्या हैं, इस पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस स्टडी का मकसद क्या था और इसे किया कैसे गया। मेन गोल तो यही था कि क्या मोबाइल फोन के सेंसर, मतलब खासकर जीपीएस लोकेशन और फोन इस्तेमाल का डेटा, क्या ये हमारे रोज के व्यवहार के ऐसे पैटर्न पकड़ सकता है जो डिप्रेशन के लक्षणों की गंभीरता से जुड़े हों? मतलब क्या हमारा फोन हमारे बर्ताव के जरिए हमारी मानसिक स्थिति का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकता है? ये तो बड़ी बात है। हाँ है तो। और इसमें शामिल कौन लोग थे, मतलब किस पर ये स्टडी की गई? इसके लिए उन्होंने आम लोगों में से ही 40 अडल्ट्स को चुना था। अच्छा। लेकिन हुआ ये कि पूरी स्टडी के दौरान कुछ का डेटा ठीक से मिला नहीं या कुछ तकनीकी दिक्कतें आईं, तो आखिर में 28 पार्टिसिपेंट्स के डेटा का ही ठीक से एनालिसिस हो पाया। 28 लोग? ठीक है। हाँ। इनमें से भी 18 लोगों का जीपीएस डेटा पूरा मिला और 21 लोगों का फोन इस्तेमाल का डेटा ठीक-ठाक था, जिस पर विश्लेषण किया जा सके। तो इन 28 लोगों से डेटा इकट्ठा कैसे किया? क्या उन्हें कुछ खास करने को कहा गया था? हाँ, उन्हें 2 हफ्तों के लिए एक एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करने को दिया गया। ओके। इस फोन में पर्पल रोबोट नाम का एक स्पेशल ऐप पहले से डाला हुआ था। ये ऐप क्या करता है कि फोन के बैकग्राउंड में चुपचाप चलता रहता है और सेंसर से जानकारी लेता रहता है। मतलब पार्टिसिपेंट को पता भी नहीं चलता होगा ज्यादातर? शायद नहीं। इस स्टडी में ये ऐप हर 5 मिनट में जीपीएस लोकेशन रिकॉर्ड कर रहा था। हर 5 मिनट में? हाँ, और साथ ही ये भी देख रहा था कि फोन की स्क्रीन कब ऑन हुई और कब ऑफ हुई। लेकिन इसमें एक पेच था। क्या? फोन का इस्तेमाल तभी गिना जाता था जब स्क्रीन लगातार 30 सेकंड से ज्यादा ऑन रही हो। मतलब छोटे मोटे टाइम चेक करना या नोटिफिकेशन देखना शायद काउंट नहीं हुआ। समझ गए। अच्छा, और ये कैसे पता चला कि किस पार्टिसिपेंट में डिप्रेशन के लक्षण कितने थे? वो तो सेंसर से पता नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए स्टडी शुरू होने पर ही सभी पार्टिसिपेंट से एक स्टैंडर्ड प्रश्नावली, एक क्वेश्चनियर भरवाया गया। इसे PHQ-9 कहते हैं, पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनियर 9। अच्छा, PHQ-9, ये जानी मानी चीज है शायद। हाँ, ये काफी कॉमन टूल है। इसमें व्यक्ति खुद बताता है कि पिछले 2 हफ्तों में उसने डिप्रेशन से जुड़े 9 लक्षण कितनी गंभीरता से महसूस किए। इसका स्कोर 0 से 27 तक होता है। और स्कोर का क्या मतलब होता? मोटा मोटा समझें तो 5 से कम स्कोर मतलब डिप्रेशन के लक्षण नहीं है या बहुत ही कम है, और 5 या उससे ज्यादा स्कोर हल्के से लेकर गंभीर लक्षणों की तरफ इशारा करता है। ठीक है। तो 2 हफ्तों तक जीपीएस और फोन इस्तेमाल का डेटा इकट्ठा हुआ और शुरू में PHQ-9 स्कोर भी ले लिया। अब इस सारे डेटा का विश्लेषण, एनालिसिस कैसे हुआ? जीपीएस डेटा तो काफी बिखरा हुआ है, मतलब रॉ होता होगा ना? बिल्कुल, जीपीएस डेटा के साथ यही चैलेंज होता है। वो तो बस पॉइंट्स होते हैं मैप पर। तो एनालिसिस के लिए पहले हर जीपीएस पॉइंट को 2 कैटेगरी में बांटा गया। स्थिर अवस्था, जैसे आप ऑफिस में अपनी डेस्क पर बैठे हैं, और संक्रमण अवस्था, जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, स्थिर और संक्रमण, ठीक है। फिर उन्होंने सिर्फ स्थिर अवस्था वाले डेटा पॉइंट्स पर फोकस किया। स्थिर वाले पर ही क्यों, संक्रमण वाले पे क्यों नहीं? क्योंकि रिसर्चर्स उन जगहों को पहचानना चाहते थे जहां लोग अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, जैसे घर, काम की जगह या शायद कोई कैफे जहां रोज जाते हों। अच्छा, मतलब जो ठिकाने हैं वो पता करने के लिए। हाँ, इसके लिए उन्होंने एक कंप्यूटर टेक्निक इस्तेमाल की, के मीन्स क्लस्टरिंग कहते हैं उसे। वो एक जैसे लोकेशन पॉइंट्स को एक साथ ग्रुप करके खास जगहों यानी क्लस्टर्स की पहचान करती है।
उन्होंने ये भी तय किया कि एक क्लस्टर का दायरा ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर होगा। समझ गई। तो इस पूरी प्रक्रिया से कौन सी मुख्य बातें या फीचर्स निकाले गए जिन पर ध्यान दिया गया? पहले जीपीएस डेटा से शुरू करते हैं। क्या क्या मिला? जीपीएस डेटा से कई दिलचस्प फीचर निकाले गए। एक था लोकेशन वेरिएंस। लोकेशन वेरिएंस, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति कितने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में घूमता फिरता है। क्या वो ज्यादातर एक छोटे से इलाके में ही रहता है या उसकी एक्टिविटीज काफी फैली हुई हैं? मतलब उसके घूमने फिरने का दायरा कितना बड़ा है। ठीक है, घूमने फिरने का दायरा। और क्या था? दूसरा महत्वपूर्ण फीचर था नॉर्मलाइज्ड एंट्रोपी। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, हाँ, लग तो रहा है। पर इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपनी पहचानी गई खास जगहों, क्लस्टर्स के बीच अपना समय कैसे बांटता है। क्या वो अपना लगभग सारा समय सिर्फ एक या दो जगहों पर ही बिताता है? अगर ऐसा है तो एंट्रोपी शून्य के करीब होगी। ओके। या फिर वो अपनी कई पसंदीदा जगहों पर लगभग बराबर बराबर समय बिताता है। अगर ऐसा है तो एंट्रोपी 1 के करीब होगी। मतलब उसकी आवाजाही कितनी विविध है, कितनी अलग अलग जगहों पर वो जाता है। दिलचस्प। तो सिर्फ कितना घूमता है ये नहीं, बल्कि कितनी अलग अलग जगहों पर टाइम बिताता है ये भी देखा गया। बिल्कुल। और क्या दिनचर्या, मतलब रूटीन की रेगुलरिटी का भी कोई अंदाजा लगाया गया? हाँ बिल्कुल। तीसरा अहम फीचर था सर्काडियन मूवमेंट। सर्काडियन मूवमेंट, ये तो अपनी बॉडी क्लॉक से जुड़ा है शायद। हाँ वही। ये मापता है कि व्यक्ति की रोज की दिनचर्या कितनी नियमित है। मतलब उसकी 24 घंटे की लय कितनी पक्की है। जैसे क्या वो रोज लगभग एक ही समय पर घर से निकलता है और एक ही समय पर वापस आता है, या उसकी दिनचर्या बहुत ऊपर नीचे होती है, मतलब अनियमित है। अच्छा, तो रूटीन की रेगुलरिटी भी मापी गई। और घर पर कितना समय बिताया, इसका कुछ? वो भी मापा गया। चौथा फीचर था होम स्टे। ये सीधा सीधा बताता है कि व्यक्ति अपनी पहचानी गई घर वाली लोकेशन पर कुल कितना प्रतिशत समय बिताता है। ठीक है। इनके अलावा कुछ और फीचर्स भी देखे गए थे, जैसे कुल कितनी खास जगह हैं, क्लस्टर्स मिली, कुल कितनी दूरी तय की वगैरह। लेकिन जो सबसे मजबूत कनेक्शन मिले ना, वो इन्हीं 4 मुख्य फीचर्स के साथ थे: लोकेशन वेरिएंस, नॉर्मलाइज्ड एंट्रोपी, सर्कैडियन मूवमेंट और होम स्टे। ये तो हुई जीपीएस डेटा की बात, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आते हैं फोन इस्तेमाल के डेटा पर। उससे क्या मुख्य फीचर्स निकाले गए? फोन इस्तेमाल से 2 मेन चीजों पर ध्यान दिया गया। पहला था फोन उपयोग अवधि या यूसेज ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब कितनी देर तक? हाँ, यानी औसतन हर दिन कुल कितने सेकंड या मिनट फोन इस्तेमाल किया गया। इस स्टडी में जो पार्टिसिपेंट्स थे, उनका एवरेज यूसेज करीब 41 मिनट रोज का निकला। रोज का 41 मिनट, ठीक है। और दूसरा था फोन उपयोग आवृत्ति या यूसेज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब इतनी बार? हाँ, यानी औसतन हर दिन कितनी बार फोन का इस्तेमाल किया गया। और याद है ना, इस्तेमाल तभी गिना गया जब स्क्रीन 30 सेकंड से ज्यादा ऑन रही हो। हाँ याद है। तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी निकली? स्टडी में इसका एवरेज 14.2 बार प्रतिदिन निकला। अच्छा, दिन में करीब 14 बार फोन को 30 सेकंड से ज्यादा इस्तेमाल किया गया। औसतन, हाँ। ठीक है। तो अब हमारे पास जीपीएस से मिले व्यवहार के पैटर्न है, घूमना फिरना, जगहों की विविधता, रूटीन, घर पर समय, और फोन इस्तेमाल का डेटा भी है, कितनी देर और कितनी बार। और साथ ही हमारे पास डिप्रेशन के लक्षणों का स्कोर PHQ-9 भी है। बिल्कुल। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल, इन सब के बीच क्या रिश्ता मिला? क्या वाकई कोई कनेक्शन था? हाँ, और यहीं पर नतीजे काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण और कुछ हद तक चौंकाने वाले भी थे। अच्छा। स्टडी में PHQ-9 स्कोर यानी डिप्रेशन के लक्षणों की गंभीरता और फोन सेंसर डेटा से निकाले गए कई फीचर्स के बीच वाकई मजबूत संबंध, मतलब स्ट्रॉन्ग कॉरेलेशंस पाए गए। किस तरह के संबंध थे? क्या पैटर्न दिखा? पैटर्न ये था कि जिन लोगों का PHQ-9 स्कोर ज्यादा था, मतलब जिनमें डिप्रेशन के लक्षण ज्यादा गंभीर थे, हाँ, उनमें ये चीजें दिखी गई। एक तो कम सर्कैडियन मूवमेंट, यानी उनकी रोज की दिनचर्या कम रेगुलर थी। बिल्कुल अनियमित थी, और ये जुड़ाव काफी मजबूत था। सांख्यिकी में इसे R=-0.63 से दिखाते हैं। माइनस साइन मतलब उल्टा रिश्ता, एक चीज ज्यादा तो दूसरी कम। ओके, मजबूत नेगेटिव रिश्ता। और दूसरा कम नॉर्मलाइज्ड एंट्रोपी, मतलब वो कम अलग अलग जगहों पर जाते थे, ज्यादातर कुछ ही जगहों पर टिके रहते थे। एग्जैक्टली। अपना ज्यादातर समय कुछ गिनी चुनी जगहों पर ही केंद्रित रखते थे। इसका संबंध भी मजबूत नेगेटिव था, R=-0.58। और तीसरा कम लोकेशन वेरिएंस, यानी वो भौगोलिक रूप से भी कम घूमते फिरते थे, उनका दायरा छोटा था। सही। ये संबंध भी उतना ही मजबूत था, R=-0.58। और घर पर ज्यादा समय? हाँ, चौथा अधिक होम स्टे, यानी वो घर पर ज्यादा समय बिताते थे। इसका सटीक कोरिलेशन नंबर पेपर में नहीं दिया था,
पर ट्रेंड बिल्कुल साफ था। बाप रे। तो कम घूमना, कम जगहों पर जाना, अनियमित रूटीन और ज्यादा घर पर रहना, ये सब ज्यादा डिप्रेशन लक्षणों से जुड़ा था। हाँ, ये तो हुई एक्टिविटी और घूमने फिरने की बात। और फोन इस्तेमाल का क्या? क्या उसका भी कोई संबंध दिखा? हाँ, फोन इस्तेमाल के मामले में भी बिल्कुल साफ संबंध मिले। जिन लोगों में डिप्रेशन के लक्षण ज्यादा थे, यानी जिनका PHQ-9 स्कोर ज्यादा था, वो क्या? वो अधिक फोन उपयोग अवधि वाले थे। मतलब वो औसतन ज्यादा देर तक फोन इस्तेमाल करते थे। और ये एक मजबूत पॉजिटिव जुड़ाव था, R = 0.54। पॉजिटिव मतलब एक चीज ज्यादा तो दूसरी भी ज्यादा। ज्यादा डिप्रेशन, ज्यादा देर फोन इस्तेमाल। और फ्रीक्वेंसी का? वो अधिक फोन उपयोग आवृत्ति वाले भी थे, यानी वो ज्यादा बार फोन उठाते थे या इस्तेमाल करते थे। ये जुड़ाव भी काफी मजबूत था, R = 0.52। ये आंकड़े तो वाकई ध्यान खींचने वाले हैं, खासकर फोन के ज्यादा इस्तेमाल और ज्यादा डिप्रेशन के लक्षणों का सीधा जुड़ाव। ये तो आजकल बहुत लोग महसूस भी करते होंगे। हाँ, ये फाइंडिंग काफी सिग्निफिकेंट है। और आपने शुरू में जिक्र किया था कि कोई मॉडल भी बनाया गया था इन फीचर्स का इस्तेमाल करके। हाँ, रिसर्चर्स ने ये भी देखा कि क्या इन फीचर्स का इस्तेमाल करके पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप में बांटा जा सकता है। एक वो जिनमें डिप्रेशन के लक्षण थे, PHQ-9 5 या ज्यादा, और दूसरे वो जिनमें नहीं थे, PHQ-9 5 से कम। अच्छा, क्लासिफिकेशन। हाँ, और मजे की बात यह है कि सिर्फ एक फीचर, नॉर्मलाइज्ड एंट्रोपी, यानी जगहों की विविधता वाला फीचर का इस्तेमाल करके ही उनका बनाया गया मॉडल 86.5% सटीकता के साथ इन 2 ग्रुप्स को अलग-अलग पहचान सका। कमाल है। मतलब सिर्फ ये देखकर कि कोई कितनी अलग-अलग जगहों पर जाता है, उससे 86% से ज्यादा एक्यूरेसी से अंदाजा लग गया है कि डिप्रेशन के लक्षण हैं या नहीं। हाँ, इस स्टडी के डेटा के हिसाब से तो यही निकला। ये दिखाता है कि इस अकेले व्यवहारिक पैटर्न में भी कितनी जानकारी छुपी हो सकती है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? इन नतीजों को हम कैसे समझें? ये जो पैटर्न मिले हैं, इनका क्या अर्थ है? देखिए, जो एक्टिविटी से जुड़े पैटर्न हैं, जैसे कम घूमना फिरना, ज्यादातर घर पे रहना और दिनचर्या का अनियमित होना, ये तो डिप्रेशन के जाने पहचाने लक्षणों से काफी मिलते जुलते हैं। कैसे? जैसे डिप्रेशन में अक्सर लोगों की एनर्जी कम हो जाती है ना? किसी काम में मन नहीं लगता, जिसे एनहेडोनिया कहते हैं। बाहर निकलने या लोगों से मिलने का मन नहीं करता, जिसे सोशल विड्रॉल कहते हैं। और एक तरह की सुस्ती, जिसे साइकोमोटर स्लोइंग कहते हैं, वो आ जाती है। हाँ, ये सब तो होता है। तो ये जो GPS डेटा पैटर्न पकड़ रहा है, कम घूमना, घर पर ज्यादा रहना, अनियमित रूटीन, ये शायद इन्हीं व्यवहारिक बदलावों को ही दिखा रहा है। ये बात तो समझ आती है, लॉजिकल लगता है। लेकिन फोन के ज्यादा इस्तेमाल और ज्यादा डिप्रेशन के लक्षणों के बीच के संबंध के बारे में क्या कहेंगे? वो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव नहीं है? मतलब फोन तो आजकल सभी बहुत इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये संबंध भी महत्वपूर्ण है और इस पर बात होनी चाहिए। पिछले कुछ और स्टडीज में भी ऐसे संकेत मिले हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात पर गौर करना होगा, जैसा कि रिसर्चर्स ने खुद भी अपनी रिपोर्ट में साफ-साफ कहा है। क्या बात? क्या सावधानी बरतनी है? सावधानी ये कि ये स्टडी केवल एक सहसंबंध मतलब कोरिलेशन दिखाती है। ये कारण और प्रभाव यानी कॉजेशन का रिश्ता साबित नहीं करती। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कॉरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। बिल्कुल, मतलब हम इन नतीजों के आधार पर ये कतई नहीं कह सकते कि ज्यादा फोन इस्तेमाल करने से डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो फिर इस संबंध की और क्या वजह हो सकती है अगर फोन कारण नहीं है तो? बिल्कुल संभव है कि रिश्ता उल्टा हो। उल्टा मतलब जो लोग पहले से ही उदास महसूस कर रहे हों, अकेलापन महसूस कर रहे हों या किसी चिंता में हों, वो शायद अपनी नेगेटिव भावनाओं से निपटने के लिए या बोरियत दूर करने के लिए या शायद दुनिया से थोड़ा कटकर रहने के एक तरीके के तौर पर फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हों। फोन एक तरह का एस्केप बन जाता है। हाँ, ये भी हो सकता है। मतलब डिप्रेशन फोन यूज को बढ़ा रहा हो, ना कि फोन यूज डिप्रेशन को। ये एक संभावना है। या ये भी हो सकता है कि कोई तीसरा फैक्टर हो जो दोनों चीजों को प्रभावित कर रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बेरोजगार है या उसे कोई क्रॉनिक बीमारी है, तो हो सकता है कि ये चीज उसके डिप्रेशन के लक्षणों को भी बढ़ा रही हो और साथ ही उसे घर पर रहने और शायद फोन ज्यादा इस्तेमाल करने पर मजबूर भी कर रही हो। तो यहाँ कारण बेरोजगारी या बीमारी हुई, ना कि फोन। समझ गए। तो कई पहलू हो सकते हैं। अच्छा, और क्या स्टडी में ये पता चला कि लोग फोन पर क्या कर रहे थे? मतलब सोशल मीडिया चला रहे थे, गेम्स खेल रहे थे या कुछ और? नहीं, ये इस स्टडी की एक लिमिटेशन थी, एक कमी थी।
डेटा से ये तो पता चला कि फ़ोन कितनी देर और कितनी बार इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये नहीं पता चला कि उस दौरान कौन से ऐप्स इस्तेमाल किए गए या किस तरह की एक्टिविटी हुई। ये जानना भी जरूरी होता। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि फ़ोन के इस्तेमाल का तरीका ज़्यादा मायने रखता हो, ना कि सिर्फ कुल समय। जैसे क्या दोस्तों या परिवार से बात करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है या सिर्फ पैसिवली सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए। दोनों का असर अलग हो सकता है। सही बात है। तो सहसंबंध है, पर कारण स्पष्ट नहीं और इस्तेमाल का तरीका भी नहीं पता। लेकिन सबसे रोचक बात शायद ये है कि हमारा फोन, जिसे हम हर वक्त अपने साथ रखते हैं, वो अनजाने में हमारे व्यवहार के ऐसे सूक्ष्म पैटर्न्स रिकॉर्ड कर सकता है जो हमारी मानसिक स्थिति से जुड़े हो सकते हैं। एकदम सही। ये बिना किसी कोशिश के लगातार डेटा इकट्ठा करने की क्षमता है। पैसिव सेंसिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल, यही इस शोध का सबसे आकर्षक पहलू है। लेकिन जैसा कि हर शोध के साथ होता है, इसकी भी कुछ सीमाएं या कमजोरियां रही होंगी। आपने एक दो तो बता दी, कारण कार्य का पता न चलना, इस्तेमाल का तरीका न पता चलना, और क्या थी लिमिटेशंस? हाँ, कई सीमाएं थीं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। पहली और सबसे बड़ी, ये एक छोटा अध्ययन था। जैसा मैंने बताया, केवल 28 लोगों का फाइनल डेटा एनालाइज हुआ। हाँ, सैंपल साइज छोटा था। इसीलिए इसे खोजपूर्ण यानी एक्सप्लोरेटरी अध्ययन कहा गया है। मतलब ये एक शुरुआती दिशा दिखा रहा है, कोई पक्का नतीजा नहीं दे रहा। इन नतीजों की पुष्टि बड़े और ज्यादा विविध, मतलब अलग-अलग पृष्ठभूमि, उम्र, संस्कृति के लोगों के ग्रुप्स में करने की जरूरत है। ठीक है, और क्या कमियां थी? दूसरी बात, जैसा हमने पहले भी कहा, पार्टिसिपेंट्स में किसी डॉक्टर द्वारा तशखीस किया गया क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं था। उनके डिप्रेशन के लक्षणों का अंदाजा केवल PHQ-9 प्रश्नावली के जरिए लगाया गया था, जो कि एक सेल्फ रिपोर्ट टूल है। मतलब व्यक्ति ने खुद बताया कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। हो सकता है किसी ने कम बताया हो या ज्यादा। संभव है। तीसरी सीमा वही कारण कार्य वाली बात है। यह अध्ययन सिर्फ जुड़ाव दिखाता है, कारण नहीं बताता। हो सकता है कोई और फैक्टर हो, जैसे पर्सनालिटी या लाइफ इवेंट्स, जो इस रिश्ते में भूमिका निभा रहे हों। और चौथी, जैसा मैंने कहा, फोन पर क्या किया जा रहा था इसका विश्लेषण नहीं हुआ। ये सभी बातें नतीजों को समझते समय ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए भी अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें, तो इस तरह के शोध का भविष्य में क्या महत्व हो सकता है? क्या इसके कुछ असली दुनिया में इस्तेमाल हो सकते हैं? निश्चित रूप से। अगर भविष्य में इस टेक्नोलॉजी को और सुधारा जाता है, इसकी एक्यूरेसी और भरोसेमंदी को बड़े स्टडीज में साबित किया जाता है, तो इसके कई महत्वपूर्ण इस्तेमाल हो सकते हैं। ये मेंटल हेल्थ की मॉनिटरिंग, मतलब निगरानी का एक नया और शायद ज्यादा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव तरीका दे सकता है। ऑब्जेक्टिव कैसे? क्या ये डॉक्टर से बात करने या प्रश्नावली भरने से बेहतर हो सकता है? देखिए, पारंपरिक तरीके जैसे प्रश्नावली भरना या डॉक्टर से बात करना, ये व्यक्ति की याददाश्त पर, उसकी अपनी समझ पर और वो कितना सच बताना चाहता है, इस पर निर्भर करते हैं। हाँ, इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है। बिल्कुल। जबकि फोन सेंसर डेटा लगातार और बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के इकट्ठा होता है। ये व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार को दिखाता है, न कि उसके बताए हुए व्यवहार को। इस मायने में ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो इसका फायदा क्या होगा? मतलब इस ऑब्जेक्टिव डेटा का क्या करेंगे? इसका एक बड़ा फायदा हो सकता है मानसिक स्वास्थ्य में आने वाले नेगेटिव बदलावों या रिस्क की स्थिति का जल्दी पता लगाना। अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन कैसे? उदाहरण के लिए सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के पैटर्न में अचानक बड़ा बदलाव आता है, जैसे वो एकदम से घर से निकलना बहुत कम कर देता है, उसकी दिनचर्या बिल्कुल अनियमित हो जाती है, या उसका फोन इस्तेमाल अचानक बहुत बढ़ जाता है, तो ये सिस्टम एक तरह का अलर्ट, एक चेतावनी संकेत दे सकता है। ये बता सकता है कि शायद कुछ गड़बड़ है, ध्यान देने की जरूरत है। और इस शुरुआती चेतावनी से क्या मदद मिल सकती है? इससे टाइम पर इंटरवेंशन, मतलब सही समय पर मदद पहुंचाने में आसानी हो सकती है। अच्छा। ये उन लोगों तक पहुंचने का एक जरिया बन सकता है जिन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन वो शायद खुद मदद मांगने में झिझक रहे हैं, या उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें मदद लेनी चाहिए। खासकर उन जगहों पर जहां मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट आसानी से नहीं मिलते। बिल्कुल। या जहां लोग सामाजिक कलंक, स्टिग्मा के डर से डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, वहां ये टेक्नोलॉजी शायद बहुत उपयोगी हो सकती है। ये भविष्य में सही समय पर सही मदद, जिसे जस्ट इन टाइम एडेप्टिव इंटरवेंशंस कहते हैं, उसका रास्ता खोल सकती है। ये तो वाकई भविष्य की बात लगती है, लेकिन काफी संभावनाओं से भरी हुई। हाँ, संभावनाएं तो हैं, पर अभी रास्ता लंबा है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का एक सार निकालें,
तो हमने देखा कि कैसे हमारे मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से जुड़े पैटर्न्स, जैसे हम कितना घूमते फिरते हैं, किन जगहों पर ज़्यादा समय बिताते हैं, हमारी दिनचर्या कितनी रेगुलर है और हम कितनी देर और कितनी बार फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य, खास तौर पर डिप्रेशन के लक्षणों की गंभीरता से जुड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। इस खास स्टडी ने दिखाया कि कम एक्टिविटी, कम रेगुलर रूटीन, सीमित जगहों पर आना जाना और ज्यादा फोन इस्तेमाल, ये सभी ज्यादा डिप्रेशन लक्षण स्कोर के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये टेक्नोलॉजी अभी अपने बहुत शुरुआती दौर में है। ये सिर्फ सहज संबंध दिखाती है, कारण नहीं बताती, और इसे पूरी तरह से भरोसेमंद बनाने के लिए अभी बहुत रिसर्च की जरूरत है। लेकिन ये भविष्य में मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी और देखभाल के लिए नई और दिलचस्प संभावनाएं जरूर खोलती है। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना? क्या सवाल? यही कि अगर हमारे फोन जो हमारी जेब में या हाथ में लगभग हर समय रहते हैं, वो हमारे व्यवहार में होने वाले इतने छोटे छोटे बदलावों के आधार पर हमारी मानसिक स्थिति में आने वाले उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते हैं, तो इसके हमारी निजता, हमारी प्राइवेसी के लिए क्या मायने हैं? हमारी आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस पर इसका क्या असर पड़ेगा? और भविष्य में मेंटल हेल्थ केयर कैसे बदल सकती है? इस पर विचार करना वाकई जरूरी है। हाँ, ये बहुत गहरे सवाल हैं जिनके जवाब हमें साथ मिलकर खोजने होंगे।